नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में लगे बीजेपी को बड़े झटके की। आपा होते यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की। जानेंगे पंजाब में चुनावों से पहले कैसे दरकता दिख रहा है एनडीए। यूपी चुनावों को लेकर क्या है बीएसपी की रणनीति। बात करेंगे गोवा में टीएमसी की कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की। बिहार महागठबंधन पर तेज होती तकरार की। और बुलेटिन के आखिर में बात चीन के सामने कमजोर पड़ी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लगा हार का डर। उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी। 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने के दिए संकेत। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर ठोका सीएम पद पर दावा। कहा सीएम हाईकमान नहीं, जनता चुनती है। जिसके साथ जनता, उसे मिलेगी पंजाब में सीएम की कुर्सी। समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं शिवपाल यादव। यूपी विधानसभा चुनावों में सपा के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने के दिए संकेत। प्रसपा के सभी उम्मीदवार भी सपा के सिंबल पर ही लड़ेंगे चुनाव। शेयर बाजार में तेजी जारी। सेंसेक्स 221 अंकों की तेजी के साथ 60,617 पर पहुंचा। निफ्टी भी 52 अंक हुआ मजबूत। 18,056 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही अब यूपी बीजेपी को झटके लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी में मंत्री विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 24 घंटे में ही आधा दर्जन के करीब विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 1 दर्जन के आंकड़े को पार कर सकती है। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो क्यों बीजेपी से इस्तीफा देने को मजबूर हुए मौर्य और अब किस दल में हुए शामिल, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी को लगा बड़ा झटका। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। कैबिनेट के साथ बीजेपी की सदस्यता भी छोड़ी और सपा में शामिल हुए मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक हैं। वो पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। 80 के दशक से राजनीति में हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों से पहले अगस्त 2016 में मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीएसपी में मौर्य दूसरी पंक्ति के सबसे मजबूत नेता माने जाते थे। 2012 में जब यूपी में बीएसपी के हाथ से प्रदेश की सत्ता गई, मौर्य 2012 से 2016 तक विपक्ष के नेता भी रहे। इसके साथ ही मायावती ने मौर्य को बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन बाद में मायावती के साथ मौर्य के रिश्ते बिगड़े तो मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए। मौर्य आरएलडी में भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी व उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आधा दर्जन विधायक भी बीजेपी छोड़ सकते हैं, जिसमें से योगी सरकार में शामिल 2 मंत्री भी शामिल हैं। मौर्य ने बीजेपी छोड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी में जो लोग अपने आप को तोप समझते हैं, उन्हें 2022 में उनकी ही तोप से स्वाहा कर दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि करीब 11 विधायक उनके साथ हैं और वो अपने सभी समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेंगे। मौर्य को मनाने के लिए बीजेपी ने अपने दूसरे मौर्य को आगे किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद से बातचीत करने की बात कही है। लेकिन जब केशव मौर्य से बीबीसी प्रतिनिधि बातचीत के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना में लापरवाही और डिजिटल प्रचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी पहले ही घिरी हुई थी। लेकिन इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन मुद्दों से जुड़े सवालों पर जवाब देने की जगह मीडिया के काम में बाधा डालने की कोशिश की, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे अखिलेश यादव के डिजिटल प्रचार वाले बयान, माफिया पर कार्रवाई, आदित्य योगी के चुनाव लड़ने आदि पर सवाल पूछे गए। इन सारे सवालों के जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिए। लेकिन जब उनसे धर्म संसद के मंच से कही गई बातों पर बीबीसी संवाददाता ने सवाल किए तो पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरे धर्म गुरुओं पर भी सवाल उठाने की बात कही। मौर्य ने यह भी कहा कि धर्म संसद भाजपा की नहीं है, वो संतों की होती है।
संत अपनी बैठक में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये उनका विषय है। कुछ देर तक सवाल जवाब के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी से कहा कि वो केवल चुनाव से जुड़े सवाल करें, और जब उनसे कहा गया कि ये मामला भी चुनाव से जुड़ा है तो केशव प्रसाद मौर्य ने न केवल बीबीसी संवाददाता को किसी एजेंट की तरह बात करने वाला कहा, बल्कि इसके साथ ही अपना माइक निकालकर कैमरा बंद करवा दिया और इसके साथ ही कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग भी डिलीट करा दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रिकॉर्डिंग मिटाकर मामले को रफा दफा करना चाहते थे, मगर कैमरे में लगी चिप के कारण सारी रिकॉर्डिंग फिर से रिकवर कर ली गई, जिसे बीबीसी ने अप्रसारित भी कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य की यह हरकत चुनावों पर बीजेपी पर काफी भारी पड़ सकती है, क्योंकि मीडिया के साथ किए गए इस व्यवहार की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। बीबीसी ने इस घटना पर गंभीर ऐतराज जाहिर करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पर एक शिकायत भेजी है, लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया है। सवालों पर बौखला उठे यूपी के डिप्टी सीएम, गुस्सा इतना कि अपना रिकॉर्डेड इंटरव्यू ही डिलीट करवा दिया, लेकिन इसमें भी उनसे चूक हो गई, जो केशव मौर्य को ही भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी पंजाब में भी ये चूक दिखाई दे रही है। पहले ही पंजाब में बीजेपी के पास बड़ा चेहरा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे वो पंजाब में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन अब कैप्टन ही बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर है। खुद का अस्तित्व बचाने के लिए वो नए नए पैंतरे आजमा रही है। जहां एक तरफ पीएम की सुरक्षा पर सहानुभूति कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरे दलों से गठबंधन का गणित भी बैठा रही है। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई नवेली पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त से गठबंधन किया है, लेकिन लंबे वक्त के बाद भी वो सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते सीट शेयरिंग पर मोहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक इसे लेकर अगले 1-2 दिनों में बैठक होने जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महासचिव और सीट बंटवारा कमेटी के सदस्य सुभाष शर्मा का कहना है कि इसी हफ्ते में कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इसका फैसला हो जाएगा। अब बीजेपी के नेता तो जल्द सीट बंटवारे का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन सस्पेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि कैप्टन की नजर कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर भी टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सोच रहे हैं कि अगर पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए तो विरोधी सुर तेज होंगे और वो इसका फायदा उठाकर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे और फिर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। इसलिए कैप्टन चाहते हैं कि अभी सीटों के बंटवारे को रोका जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जल्द से जल्द पत्ते खोलना चाहती है। अब इस फैसले से साफ है कि दोनों दलों की सोच कहीं से भी मेल नहीं खाती है, जो मनमुटाव की वजह बन सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलना तय है। सीटों को लेकर बीजेपी और कैप्टन के बीच बात बिगड़ती दिख रही है। कैप्टन ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो पंजाब में बीजेपी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दूसरी ओर यूपी में बीएसपी के जीतने की संभावनाएं भी कम होती नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी शुरुआत से ही प्रचार में पिछड़ती दिख रही थी और अब पार्टी की प्रमुख ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो क्यों चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है मायावती और क्या है यूपी के लिए बीएसपी की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी चुनावों में अब तक हाथी की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। बहन मायावती अब तक चुनाव प्रचार के लिए बाहर भी नहीं निकली और अब चुनावों से भी किनारा कर लिया है। क्या चुनावों में जनता के बीच नहीं जाना चाहती मायावती? बीएसपी की अब तक के एक्शन प्लान से तो यही लग रहा है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये ऐलान कर दिया कि मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश मिश्रा भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश मिश्रा काफी दिनों से अकेले ही प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अवध से लेके पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तक उन्होंने कई दौरे किए हैं। खासतौर पर ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए उन्होंने कई आयोजन किए हैं। लेकिन मायावती की चुनावों को लेकर ना तो कोई जनसभा हुई है और ना ही कोई रोड शो निकला है। बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने बैठक की थी, जिस बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिए थे कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मेरा जन्मदिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में मनाएं। उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो कोविड महामारी से पीड़ित हैं। मायावती 15 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो बीएसपी ने
अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरी है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की सभी 403 सीटों पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। अनुसूचित जाति वर्ग में बड़ी पैठ रखने वाली बीएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि उसका फोकस राज्य के 85 आरक्षित सीटों पर है। 2017 में बीएसपी महज 19 सीटों पर ही सिमट गई थी। इस बार हाथी की क्या चाल रहती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। बीएसपी की रणनीति कुछ अलग ही दिख रही है। वैसे इस बार यूपी में कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं और तीनों की रणनीति भी अलग अलग नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने महागठबंधन तैयार किया है तो छोटी पार्टियों को लेकर और ऐसी ही रणनीति गोवा में कांग्रेस बनाती दिख रही है। कांग्रेस ने कई दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन जब टीएमसी ने कांग्रेस की ओर गठबंधन का हाथ बढ़ाया तो क्या है कांग्रेस का जवाब, देखते हैं ये रिपोर्ट। गोवा में अब तक समुद्र का सिकंदर बनने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ही आपस में टकराते थे। इस जंग में कभी कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती थी तो कभी बीजेपी, लेकिन इस बार गोवा के मैदान में आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी रहने वाली है। आपने तो पहले भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन गोवा में टीएमसी नई पार्टी है, लेकिन वो सत्तारूढ़ बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर बरस रही है। इस तकरार के बीच कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट पर जोर दिया है कि उन्हें विश्वास है कि वो जल्द ही गोवा को प्रगति के रास्ते पर वापस लाएंगे। वहीं पार्टी के नेता दिनेश आर गुंडू राव ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन या बातचीत नहीं हो रही है। टीएमसी के गोवा में राजनीतिक प्रयास बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। टीएमसी ने हमारे विधायकों को खरीद लिया है, अब उन्हें सीट दिलवाने के लिए हमारे साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन हम किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। गोवा में हमारी पार्टी खुद के दम पर सरकार बनाएगी। अब कांग्रेस का टीएमसी पर बरसना तो लाजमी है, क्योंकि टीएमसी पार्टी सूबे में लगातार कांग्रेस को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि वो उसके नेताओं को भी अपने पाले में करने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रही थी। इस जद्दोजहद से माना जा रहा था कि ममता सोनिया की जगह लेना चाहती है, वो टीएमसी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कांग्रेस के इनकार के बाद सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। गोवा में कांग्रेस ने टीएमसी से दूरी बनाने का फैसला किया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टीएमसी की रणनीति को माना जा रहा है। टीएमसी गोवा में कांग्रेस को ही कमजोर करने में जुटी हुई थी। गोवा में कांग्रेस ने टीएमसी से दूरी बनाई तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस से दूरी बनाती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनावों में कांग्रेस से बिना बातचीत किए ही उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव और सहयोगी दलों के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और अब बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप और महागठबंधन के घटक दलों को खास तवज्जो नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में शामिल दलों की मांग को भी नजरअंदाज कर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। हाल ही में कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर हुए उपचुनाव की तरह आरजेडी ने कांग्रेस की मांग को दरकिनार कर खुद से ही अपनी पार्टी के नाम लगभग तय कर लिए हैं और एक बार फिर एमएलसी चुनावों में भी आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं नजर आ रही है। अब केवल इन प्रत्याशियों के नाम पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मोहर लगनी बाकी है। इतना ही नहीं, अब एक बार फिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से 6 सीटों की डिमांड को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को देखते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों के लिए सीट की डिमांड रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा, एमएलसी चुनाव में उन्हें अपने समर्थकों के लिए 25% सीटें चाहिए। यहाँ 25% सीटों का मतलब है लालू के बड़े बेटे एमएलसी की 6 सीटें अपने समर्थकों के लिए चाहते हैं। तेज प्रताप यादव के खास प्रशांत यादव ने कहा, अगर आरजेडी विधान परिषद की 6 सीटें छात्र जनशक्ति परिषद को देती है तो छात्र जनशक्ति परिषद का पूरा समर्थन आरजेडी के बाकी उम्मीदवारों को मिलेगा।
और बुलेटिन के आखिर में बातचीत के आगे कमजोर पड़ती मोदी सरकार की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। सरकार एलएसी पर चीन की दादागिरी का सामना नहीं कर पा रही है। चीन भारतीय जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और मोदी सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। और अब मोदी सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे विपक्ष को हमले करने का और भी मौका मिलने वाला है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार ने अब चीन के आगे पूरी तरह से सरेंडर करने का मन बना लिया है? तो क्या फैसला कर रही है सरकार, जिस पर उठ रहे हैं सवाल। 2 साल पहले भारत और चीन के बीच बनी एलएसी पर अचानक ही तनाव बढ़ गया। कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए चीन ने लद्दाख में भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के हजारों जवान एलएसी पर आमने सामने बने हुए हैं। मोदी सरकार ने चीन को सीमा पर भले ही जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके कुछ मोबाइल ऐप जरूर बैन कर दिए। साथ ही चीन से आने वाले निवेश पर भी रोक लगा दी। चीनी निवेश को रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से नियम बनाया गया था कि जिन देशों की सीमाएं भारत से मिलती हैं, उस देश से बिना केंद्र सरकार की अनुमति के भारत में सीधा निवेश नहीं होगा। ये नियम चीन को देखते हुए ही बनाया गया था। लेकिन अब मोदी सरकार चीन के दबाव में अपना फैसला बदलने की तैयारी में नजर आ रही है। यानी भारत के पड़ोसी अब यहां से सीधे निवेश कर सकेंगे। शुरुआत में विदेशी निवेशक किसी भी कंपनी के 10% शेयर ही ले सकेंगे। बाद में सरकार ये सीमा बढ़ा सकती है। इस समय देश में $6 अरब के चीनी निवेश के प्रस्ताव अटके पड़े हैं और सरकार के फैसले से इस निवेश को रास्ता मिल जाएगा। मोदी सरकार की ओर से चीनी निवेश को हरी झंडी तो दिखा दी गई है, लेकिन इसका ऐलान 2 महीने बाद ही होगा। दरअसल मोदी सरकार नहीं चाहती कि चीनी निवेश का मामला यूपी में चुनावी मुद्दा बने, क्योंकि ऐसा हुआ तो पहले से ही मुश्किल में फंसी यूपी की बीजेपी सरकार और परेशानी में फंस जाएगी। उसके लिए जनता को चुनावों में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से तो अभी से ही इस मामले में मोदी सरकार से जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।